गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन आहार एवं पोषण विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वें चैप्टर में अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिएंट। दूसरा न्यूट्रिएंट प्रोटीन कंप्लीट हो गया और थर्ड न्यूट्रिएंट वसा यानी फैट इन दिनों हमारे लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं। और वसा में पहले वाला पार्ट पिछले लेक्चर में हमने ले लिया है, वसा किसे कहते हैं और उसका कॉम्पोजिशन और वर्गीकरण हमने शुरू कर दिया था उसमें कि वसा को हमने 3 वर्गों में बांटा है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, सामान्य वसा, यौगिक वसा और उत्पादित वसा। सामान्य वसा मैंने बता दिया था, तेल एवं घी किस तरह से क्या है उसमें। और दूसरा कंपाउंड लिपिड, यौगिक वसा में 4 तरह के वसा जो भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ मिले हुए हैं उस अनुसार उनके नामकरण थे, फॉस्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और उसके बाद में जो तीसरा वर्ग है वसा का वो है डिराइव्ड लिपिड यानी उत्पादित वसा। और उत्पादित वसा हमने सिर्फ उसका नाम पढ़ के और पिछले क्लास में छोड़ दिया था और आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो उत्पादित वसा यानी डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं उनमें 3 वर्ग बांटे गए हैं। एक है फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल, फिर दूसरा ग्लिसरॉल और तीसरा है स्टीरॉल। तो पहला वसीय अम्ल। वसीय अम्ल जो होते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलके वसा को बनाते हैं। मतलब वसीय अम्ल जो है वसा का सबसे सरलतम यौगिक है, सबसे छोटा रूप है। तो फैटी एसिड्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वसीय अम्ल 2 प्रकार के, फैटी एसिड को हिंदी में वसीय अम्ल कहते हैं। तो वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो संतृप्त वसीय अम्ल जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये संतृप्त रहता है। तो संतृप्त किससे रहता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन के चारों तरफ 4 वैलेंसी है, संयोजकता है, तो उस पर कोई ना कोई एक तत्व आता है। तो अगर कार्बन अणु की सब तरफ जो संयोजकता है वहाँ कोई ना कोई अणु, भले ही हाइड्रोजन है या कोई और परमाणु है, वो चिपका हुआ है तो ये संतृप्त है। तो हम इन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। मतलब कार्बन की कोई सी भी संयोजकता है वो फ्री नहीं है, किसी न किसी तत्व से वो जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल हमें घी में और खोपरे के तेल में प्राप्त होते हैं। घी और खोपरे का तेल यदि हम खाते हैं तो हमें संतृप्त वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। और संतृप्त वसीय अम्ल 9 तरह के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो 9 तरह के हैं और उनके नाम है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक, कैप्रोइक, कैप्रिक, लॉरिक, माइरिस्टिक, पामिटिक, स्टेरिक और अरेकिडिक फैटी एसिड। मतलब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो 9 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। पहला ब्यूटायरिक एसिड, दूसरा कैप्रोइक एसिड, तीसरा कैप्रेलिक एसिड, चौथा कैप्रिक एसिड, 5वां लॉरिक, 6ठा माइरिस्टिक, 7वां पामिटिक एसिड, 8वां स्टेरिक एसिड और 9वां अरेकिडिक एसिड। मतलब ये फैटी एसिड, ये जो 9 हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ये घी में और खोपरे के तेल में पाए जाते हैं और उन्हीं से हमको प्राप्त होते हैं। ये तो एक टाइप का हुआ वसीय अम्ल। वसीय अम्ल 2 तरह के हैं, ये संतृप्त वसीय अम्ल हुए। दूसरी तरह के हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल में जो कार्बन के परमाणु हैं, तो एक कार्बन का परमाणु और 2 कार्बन के परमाणु, मतलब एक कार्बन का जो परमाणु होता है उसमें ये 4 जगह होती है, तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है। और अगर मान लो 2 कार्बन हैं
तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसके पास तीनों तरफ है, इसके पास भी तीनों तरफ है, लेकिन दोनों के पास एक जगह पे कोई भी तत्व एडेड नहीं है। दो कार्बन परमाणु के बीच में अगर हाइड्रोजन या कोई और परमाणु नहीं है तो क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड कर देते हैं, मतलब एक इसका और एक इसका, तो डबल बॉन्ड करने से 1 2 3 एक हट जाएगा, 4 हो जाएंगी इस तरह से, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मान लो एक तरफ इसमें चीज है ही नहीं तो दो डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाती है और उससे वो असंतृप्त वसीय अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। असंतृप्त वसीय अम्ल जो हैं वो हमें सोयाबीन के तेल में मिलते हैं, सूरजमुखी के तेल में मिलते हैं और तिल्ली के तेल में से प्राप्त होते हैं। अगर हम सूरजमुखी का तेल, तिल्ली का तेल या फिर सोयाबीन का तेल खाते हैं तो असंतृप्त वसीय अम्ल हमको प्राप्त होते हैं। और असंतृप्त वसीय अम्ल हमको खाने चाहिए क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं एक तो वो वनस्पति तेलों से, वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, उससे हमारे शरीर में जो धमनी और शिराएं हैं, धमनियों के अंदर जो फैट है वो जमता नहीं है और हृदय की बीमारियां नहीं होती है। जो सैचुरेटेड होता है उसका जमने के बहुत ज़्यादा संभावना होती है और हृदय की बीमारियां घी वगैरह खाने से ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो जो असंतृप्त वसीय अम्ल हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है 1 डबल बॉन्ड, एक होता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा। कई बार आप देखते होंगे कि तेल के डिब्बे के ऊपर भी पूफा लिखा हुआ होता है। पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दो तरह के इस तरह से हैं कि एक तो 1 डबल बॉन्ड वाला, तो वो है ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होती है, तो एक डबल बॉन्ड तो ये अलग हो गया। और लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होती है, लिनोलिनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होती है और अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होती है। तो ये 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड वाले को हम इकट्ठा बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी PUFA, पूफा। तो असंतृप्त वसीय अम्ल दो तरह के हैं, एक 1 डबल बॉन्ड और दूसरा पूफा, और पूफा में 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो असंतृप्त वसीय अम्ल, जैसे संतृप्त वसीय अम्ल तो ये थे 9 तरह के, ब्यूटायरिक, कैप्रोइक, कैप्रिक, लॉरिक, मायरिस्टिक, पामिटिक, स्टीयरिक, एरेकिडिक। और असंतृप्त जो हैं वो 4 तरह के हैं, ऑलिक एसिड, लिनोलिक, लिनोलिनिक और अरेकिडोनिक एसिड। इन चारों में ये जो लिनोलिक एसिड होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिनोलिक एसिड को हम असेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, यानी आवश्यक वसीय अम्ल। जैसे हमने अमीनो अम्ल पढ़े थे, अमीनो एसिड पढ़े थे ना, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये अनावश्यक अमीनो अम्ल है, मतलब असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन असेंशियल का मतलब ये है कि वो हमारे शरीर में बन जाते हैं, तो इसमें भी यही है कि ये जो दूसरे हैं वो बन जाएंगे लिनोलिक एसिड से, इसलिए दूसरे नॉन असेंशियल हुए। और आवश्यक यानी असेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल यानी असेंशियल फैटी एसिड वो कौन सा है? लिनोलिक एसिड। वो हमें भोजन में प्रतिदिन लेना जरूरी है। लिनोलिक फैटी एसिड जो है वो हमें प्रतिदिन भोजन में लेना जरूरी है क्योंकि ये आवश्यक वसीय अम्ल होता है। ये आवश्यक वसीय अम्ल है और हमारे शरीर में लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक को ये हमारे शरीर में बना देता है, निर्मित कर देता है, इसलिए हम इसको असेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। ये सब तो हुआ फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल के बारे में। ये तो पहला पार्ट है उत्पादित वसा का। दूसरा वर्ग है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है वो शरीर में भी पाया जाता है, भोजन में भी पाया जाता है। जो हम खाना खा रहे हैं वो फैट है, और वो फैट किससे मिला है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से।
तो भोजन में भी है। जो हमारे शरीर के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, वसीय ऊतक होते हैं, उनमें वसा पाई जाती है, तो वो वसा भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे शरीर में, हमारे भोजन में सब जगह जो वसा होती है, फैट होती है, वो ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई होती है, यानी फैट इज इक्वल टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। लेकिन जब ग्लिसरॉल का एक अणु वसीय अम्ल के एक अणु से मिलता है, अगर ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड एक वसीय अम्ल से मिलता है तो बनाता है मोनोग्लिसराइड। अगर ग्लिसरॉल दो वसीय अम्ल के से मिलता है तो बनाता है डाइग्लिसराइड। और एक ग्लिसरॉल अगर तीन वसीय अम्ल यानी 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है तो बनता है ट्राइग्लिसराइड यानी वसा। वसा का दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब एक ग्लिसरॉल का अणु और 3 फैटी एसिड के अणु, 3 वसीय अम्ल के अणु। लेकिन जब 2 वसीय अम्ल होते हैं तो डाइग्लिसराइड हो जाता है, एक ही फैटी एसिड है तो इसका नाम मोनोग्लिसराइड हो जाता है। तो ग्लिसरॉल जो है वो अलग अलग रूपों में भी पाया जाता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। फिर जब ये ट्राइग्लिसराइड जब हमारी बॉडी के अंदर है, हमें उस वक्त खाना नहीं मिल रहा है, हमको भूख लग रही है, हमको काम करने की एनर्जी चाहिए, जब खाना नहीं है और ऊर्जा चाहिए तो फैट टूटता है और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो ग्लिसरॉल है वो हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है, क्योंकि ये जो ग्लिसरॉल है ये कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है। उत्पादित वसा का जो तीसरा वर्ग है वो है स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ग है वसा का। इसके अंदर एक वृत्ताकार बनावट होती है। वृत्ताकार बनावट मतलब ये इस तरह से इसकी बनावट होती है और इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। ये वाला जो नाम है, हम इस वाली वृत्ताकार बनावट को साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन, ये एक वृत्ताकार बनावट होती है और इस पर सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप मतलब द्वितीयक एल्कोहलिक समूह जो है वो यहाँ एडेड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। स्टीरॉल्स की जो बनावट है वो गोलाकार टाइप है, ये गोलाकार ही है, षटकोण वृत्ताकार है और वृत्ताकार बनावट को कहते हैं साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन रिंग। और इस रिंग में द्वितीयक एल्कोहलिक समूह यानी सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप इससे चिपका हुआ होता है। तो ये जो स्टीरॉल्स होते हैं ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और ये वसीय अम्ल के जैविक लवण होते हैं, फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। स्टीरॉल जो है वो वसीय अम्ल के एस्टर्स यानी जैविक लवण होते हैं। स्टीरॉल्स वापस दो तरह के होते हैं, पहला कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अर्गोस्टीरॉल। जो कोलेस्ट्रॉल चीज़ है वो एक तरह की वसा है। मैं बार बार कहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बाद में पढ़ाएंगे तब ऐसा है, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह की वसा है। कौन सी वसा है? जो डिराइव्ड लिपिड है यानी उत्पादित वसा है। उत्पादित वसा में जो स्टीरॉल नामक की वसा होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल एक तरह की वसा होती है। तो कोलेस्ट्रॉल प्राणी जगत में पाया जाता है। प्राणी जगत में जो भी एनिमल्स और जो भी मनुष्य है उनके यकृत में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ एड्रिनल ग्लैंड्स में पाया जाता है और परिधीय तंत्रिका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उनमें भी पाया जाता है। हमारे लिवर में, हमारे ब्रेन में, एड्रिनल ग्लैंड में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यकृत में, मस्तिष्क में, अधिवृक्क ग्रंथियों में और परिधीय तंत्रिकाओं में कोलेस्ट्रॉल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और थोड़ा थोड़ा सा कई ऊतकों में भी, जो डिफरेंट ऊतक हैं पूरे शरीर में, टिश्यूज, उनमें भी ये पाया जाता है। यकृत जो है वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को निर्मित भी कर लेता है। जो हम फैट खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उससे लिवर कोलेस्ट्रॉल को निर्माण कर लेता है। और कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक अंडे में होता है,
अगर हम अंडा प्रतिदिन खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करके और उसको कम करना चाहिए। अंडे में होता है, और थोड़ा कम यकृत, पनीर और मक्खन में भी होता है। यकृत, मक्खन और पनीर में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अंडे में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? हमारी बॉडी में 150 से 250 मिलीग्राम 150 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए। मतलब 250 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं होना चाहिए, इससे तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होएगा तो हृदय की बीमारी, मोटापा और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल 150 to 250 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 150 से 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होती है। जब हम वसा अधिक उपयोग में लेते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से जो धमनियां हैं उनमें वसा यानी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और जब धमनियों में जम जाता है तो धमनियां संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे पाइपलाइन में काई और गंदगी जम जाती है ना, वैसे ही तो ये धमनियां संकुचित हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। जो अपनी गति से ब्लड सर्कुलेट होता है ना, रक्त आराम से, तो वो संकुचित धमनियों में धीरे धीरे जाता है, तो रक्त सामान्य गति से नहीं जा पाता है। फलस्वरूप ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम खाना चाहिए और थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वसा कम खानी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने से शरीर की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल से धमनियां संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो सकता, रक्त घूम नहीं सकता अपनी सामान्य गति से, और उस समय ब्लड के जो रक्त नलियां हैं उन पे प्रेशर भारी पड़ता है और वो हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी हो सकती है। अब जो स्टीरॉल का जो दूसरा पार्ट है वो है अर्गोस्टीरॉल। अर्गोस्टीरॉल्स जो होते हैं वो कवक, खमीर, ये जो फंजाई और ये होते हैं ना, इनमें पाया जाता है। और हमारी अगर शरीर पे देखें तो त्वचा के नीचे भी अर्गोस्टेरॉल होता है। तो जब धूप की किरणें पड़ती है त्वचा के ऊपर, तो वो धूप की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी में ये अर्गोस्टेरॉल कन्वर्ट यानी परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब विटामिन डी की कमी है कि धूप में खड़े रहो थोड़ी देर तो विटामिन डी अपने आप ही बन जाएगा। तो अपने आप तब बनेगा जब अर्गोस्टेरॉल त्वचा के नीचे होता है और धूप के अंदर खड़े रहते हैं, मतलब धूप के नीचे, तो पराबैंगनी किरणें पड़ने से ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये वसा का वर्गीकरण जो है वो कंप्लीट होता है। तो डिराइव्ड लिपिड उत्पादित वसा जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है: वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और स्टीरॉल। वसीय अम्ल जो हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड जो होते हैं उनके कार्बन की संयोजकता में सब में कुछ न कुछ तत्व लगे रहते हैं, इसलिए वो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। वो घी और खोपरे के तेल में पाए जाते हैं। वो 9 तरह के होते हैं: ब्यूटायरिक, कैप्रोइक, कैप्रिलिक, कैप्रिक, लॉरिक, माइरेस्टिक, पामिटिक, स्टेरिक और अरेकिडिक। फिर जो असंतृप्त वसीय अम्ल है उसमें कार्बन की परमाणुओं के बीच में जगह रह जाती है, हाइड्रोजन वगैरह नहीं मिल पाता, तो डबल बॉन्ड हो जाती है, और डबल बॉन्ड होने से उनको असंतृप्त वसीय अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये तिल्ली के तेल में, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल में पाए जाते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल: ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। लेकिन हम इनको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ओलिक एसिड जो है वो 1 डबल बॉन्ड का हो जाता है, और इन तीनों को हम पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यानी 2 डबल बॉन्ड जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, लिनोलिक एसिड; जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, लिनोलिनिक एसिड; जिनमें 4 डबल बॉन्ड हो, अरेकिडोनिक एसिड। इन सब में भी हम देखते हैं कि ये जो लिनोलिक एसिड है, ये इसको हम असेंशियल फैटी एसिड कहते हैं।
आवश्यक वसीय अम्ल। इसको आवश्यक वसीय अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि लिनोलिक एसिड जो है वो लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड दोनों को अपने शरीर में बना लेता है, इसलिए ये अनावश्यक वसीय अम्ल हैं, ये बन जाते हैं, लेकिन ये आवश्यक वसीय अम्ल होता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमारे शरीर की जो वसा है उसमें भी पाया जाता है, भोजन की वसा में भी पाया जाता है, और ग्लिसरॉल टूट टूट के हमको ऊर्जा भी देता है। जब ग्लिसरॉल एक वसीय अम्ल के अणु से मिलता है तो मोनोग्लिसराइड नाम होता है, जब ग्लिसरॉल दो वसीय अम्ल के अणुओं से मिलता है तो डाइग्लिसराइड होता है, जब ग्लिसरॉल तीन वसीय अम्ल के अणुओं से मिलता है तो नाम हो जाता है ट्राइग्लिसराइड यानी वसा। और ट्राइग्लिसराइड जो है वो जब टूटती है तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलती है और ग्लिसरॉल हमें ऊर्जा दे देता है। डिराइव्ड लिपिड का तीसरा पार्ट है, तीसरा वर्ग है स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स जो होते हैं उनमें एक वृत्ताकार बनावट होती है जिसका नाम है साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन, और इसके यहाँ एक सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, एक द्वितीयक एल्कोहलिक समूह यहाँ चिपका हुआ रहता है, ऐसी इसकी बनावट होती है। और स्टीरॉल्स जो होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और वसीय अम्ल के एस्टर्स यानी जैविक लवण होते हैं। स्टीरॉल्स अगेन दो तरह के होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अर्गोस्टीरॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्राणी जगत में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, यकृत में, मस्तिष्क में, अधिवृक्क ग्रंथियों में और परिधीय तंत्रिकाओं में, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, ब्रेन में और लिवर में बहुत अच्छी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और लिवर तो कोलेस्ट्रॉल को बना भी लेता है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं भी खाओगे तो दूसरे वसा से वो बना भी लेता है। और जो दूसरी तरह के ऊतक हैं, टिश्यूज़ पूरी बॉडी के, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो है 150 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, 150 to 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पर 100 ml ऑफ ब्लड। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अंडे में पाया जाता है, उसके अलावा पनीर, मक्खन और यकृत में भी पाया जाता है। यदि हम वसा ज़्यादा लेते हैं तो अधिक वसा के कारण अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से धमनियों में वो जम जाता है, धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, पतली ल्यूमेन पतला हो जाता है, उनके जहाँ से ब्लड जाता है वो छेद कम हो जाता है, और संकुचित होने से ब्लड सर्कुलेट यानी रक्त की गति जो है सर्कुलेशन की वो कम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप हाई हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। स्टीरॉल्स का दूसरा पार्ट है अर्गोस्टीरॉल। अर्गोस्टीरॉल कवक, फंजाई इन सब में मिलता है, उसके अलावा हमारे स्किन के नीचे मिलता है, लेकिन जब त्वचा के नीचे जो होता है वो हम धूप में जाते हैं तो धूप की जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज इन पर गिरती हैं तो वो उसको विटामिन डी में परिवर्तित कर लेता है। तो इस तरह से ये वसा का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। थैंक यू।